दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। क्या बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने दौर में वापस आने जा रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी किसी बड़े फैसले की ओर अग्रसर है? क्या बहन कुमारी मायावती जी कुछ एक बड़ा ऐलान आने वाले 8 से 10 दिनों के भीतर करने जा रही हैं? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कैडर के बीच में, संगठन के बीच, पदाधिकारियों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीते 3 दिनों से मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लोगों से, जिनको मैं जानता हूं या जो मुझे जानते पहचानते हैं, मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूं और एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि 2027 की तैयारी के मद्देनजर बहन कुमारी मायावती जी ने हाल फिलहाल में जो भी फैसले लिए हैं या जिस तरीके के वो बयान जारी कर रही हैं, जिस तरीके के वो एक्स पर अपने ट्वीट कर रही हैं, उस तरीके के ट्वीट, उस तरीके के बयानों को देखते हुए तमाम सारे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 2027 में किसी बड़े फैसले की ओर बहन कुमारी मायावती जी अग्रसर होने जा रही हैं। आज के इस वीडियो में इसी पूरी परिधि के इर्द गिर्द ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया। समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि क्या आकाश आनंद ने अब बहन जी के खिलाफ खुली बगावत का बिगुल फूंक दिया है? पहला सवाल, इसके बारे में जानेंगे मायावती जी की चुनावी रणनीति क्या है, मायावती जी का नया उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है उत्तराधिकारी होगा कौन, क्या बहन जी के परिवार से होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आकाश आनंद से बहन जी की नाराजगी का वो पल कौन सा था, कब से आकाश आनंद से बहन जी नाराज नजर आनी शुरू हुई, यह भी जानेंगे और जानेंगे कि आकाश को उनका एक ट्वीट, वो कौन सा ट्वीट है जो आकाश को भारी पड़ गया और फिर बहन जी को यह कहना पड़ा कि उत्तराधिकारी वही होगा जो बहुजन समाज के लिए, मूवमेंट के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब की बनाए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करेगा, वो ही असली उत्तराधिकारी होगा। और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी के भीतर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद हमेशा ऐसे ही विवादित रहा है? पिछली पृष्ठभूमि से भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब आकाश आनंद की नसीहत के बाद, उनको अल्टीमेटम के बाद, क्या एक नए सिरे से नई गुटबाजी बहुजन समाज पार्टी में उठने लगी है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उस गुटबाजी में कौन कौन बड़े चेहरे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे बहन जी के इस फैसले से। यह फैसला जो अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालता है, वो फैसला जो आकाश आनंद को अल्टीमेटम देता है, उस फैसले से क्या बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी या फिर मजबूत होगी, यह भी समझेंगे। और अगर कमजोर होगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, जानेंगे। और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि बहन जी के इस फैसले का जो है वो कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा बहन जी के उस ट्वीट से जिससे उन्होंने अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को पार्टी से बाहर किया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार 0.7% मेरे ख्याल से वोट प्रतिशत था, उससे भी डाउन आ गया। 54-55 हजार टोटल वोट मिला, पिछली बार 68,000 वोट मिला था, यानी कि पहले से भी बड़ी बुरी स्थिति। तो सवाल यह उठा कि क्या इस हार का जो खामियाजा है वो आकाश आनंद को उठाना पड़ा
और अगर हार का खामियाजा आकाश आनंद को उठाना पड़ा तो आकाश आनंद की क्या जिम्मेदारी थी, उनको क्या मैंडेट मिला था इस पूरे चुनाव में? कोई भी रणनीतिक मैंडेट आकाश आनंद को नहीं मिला था। और अगर चुनाव की हार का खामियाजा आकाश आनंद ने नहीं भुगता तो फिर किसका खामियाजा आकाश आनंद ने भुगता? सोशल मीडिया पर तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी को जो लोग बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जो पत्रकार, उनको मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से वो लगातार एक ही चर्चा कर रहे हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया तब से उनके इर्द गिर्द एक ऑरा बन गया, एक कॉकस बन गया कुछ लोगों का। और वो कौन से लोग? वो बहुजन समाज पार्टी के पुराने लोग, उनका एक कॉकस बनता हुआ नजर आया। और वही जो कॉकस है, वही जो घेरा है, वो जो सर्कल है, वो आकाश आनंद के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ। और इस बात को पुष्ट इस बात से किया जा सकता है, या याद कीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने किसी दौर में यह चर्चा हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी होंगे वो डॉक्टर राजाराम होंगे, जो इस वक्त जिनको बहन जी ने महाराष्ट्र का प्रभार सौंपा है। और उस वक्त भी याद कीजिए कि राजाराम के इर्द गिर्द बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे ऐसे नेताओं का, पदाधिकारियों का, कोऑर्डिनेटर्स का जमावड़ा, एक घेरा सा बन गया जिससे एक खेमा बनने लगा। और उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी तक ये सारी शिकायतें पहुंचने लगी। जो उनके आसपास के अधिकारी थे, नौकरशाह थे, उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी बहन जी, वो भी बताने लगे कि ये चीजें हो रही है, ऐसे हो रही हैं। और बहन जी इतना नाराज हुई कि राजाराम को बड़े लंबे वक्त तक उनको हाशिए पर रखा। अभी हाल फिलहाल में वो थोड़ा सा अब ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया। तो सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद के साथ भी यही हुआ है? क्या वही गलती आकाश आनंद ने भी कर दी, या क्या आकाश आनंद उन बातों का, उन फैसलों का तोड़ नहीं निकाल पाए जिससे राजाराम भी जूझ चुके थे? और खामियाजा यह हुआ कि आकाश आनंद को यह नसीहत देनी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि आकाश आनंद ने क्या बहन जी से बगावत की? दोस्तों याद कीजिए कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ को लेकर के ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, सारे ट्वीट, जितने भी ट्वीट हैं बहन जी के, वो सारे ट्वीट आकाश आनंद जो है वो रीट्वीट करते हैं। लेकिन जब अशोक सिद्धार्थ को निकालने वाला ट्वीट बहन जी ने किया 12 फरवरी को, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा था कि दक्षिण के राज्यों आदि के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और पूर्व सांसद भी रहे हैं जो, और मेरठ के रहने वाले जो नितिन सिंह हैं, उनको गुटबाजी आदि के कारण पार्टी से निकाला जाता है। इस ट्वीट को आकाश आनंद ने रीट्वीट नहीं किया। इसका जो मैसेज था, जो बहन जी को जो मैसेज गया, वो ये गया कि आकाश आनंद बहन जी के इस फैसले से खुश नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही बहन जी को आकाश को बिना नाम लिए सीधा अल्टीमेटम देना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली में जो परसों रात हादसा हुआ, कल रात, मतलब आज वाली नहीं, कल की रात जो हादसा हुआ, उस हादसे पर जो बहन जी ने ट्वीट किया। अच्छा एक बात और है, आप देखिए, बहुत गौर से देखिए कि कोई भी कोऑर्डिनेटर हो बहुजन समाज पार्टी का, वो बहन जी का जो ट्वीट होता है, जो बयान होता है, वो एज इट इज उसको रीपोस्ट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। उसमें बहुत लोग लिखते उखते नहीं है, कोट करके नहीं लिखते हैं। लेकिन आकाश आनंद इस ये जो तरीका था, इसको लगातार तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। हरियाणा चुनाव के वक्त भी वो लगातार बहन जी के ट्वीट को कोट करते थे, यानी कि जो बहन जी लिखती थी उसके ऊपर कोट करते हुए वो लिखते थे और फिर वो ट्वीट करते थे। और यही बात आकाश आनंद ने, यही काम दिल्ली में जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ वाला हादसा हुआ उसमें भी की।
उन्होंने बहन जी के ट्वीट को रीपोस्ट किया, लेकिन कोट करते हुए, और इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रेल मंत्री को, योगी आदित्यनाथ को लताड़ दिया। उतनी तल्ख भाषा, उतना तल्ख लहजा बहन कुंवारी मायावती जी कभी इस्तेमाल करती नहीं है। तो तमाम सारी वजह हो सकती हैं, क्योंकि बहन जी को ये नहीं पसंद होता है, जो करीब के लोग हैं वो बताते हैं कि बहन जी को ये कतई पसंद नहीं है कि उनकी बात को कोई अपने तरीके से रखे। अगर बहन जी कोई बात लोगों तक, कैडर तक, पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हैं तो वो उसी तरीके से अक्षरशः पहुंचनी चाहिए जैसी उन्होंने कही है, जैसी उन्होंने लिखी है। लेकिन आकाश आनंद लगातार उसको इनडायरेक्ट वे में अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके अपना एक विजन वो पेनिट्रेट करते थे नीचे कैडर में और पब्लिक में। और शायद यही बात बहन जी को, ये बात भी शायद उनको पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि ये उनको अल्टीमेटम का कोई कारण नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा कारण वही है कि आकाश आनंद के आसपास, उनके इर्द गिर्द एक कोकस बन गया था, एक घेरा बन गया था, और उसको तोड़ना बहन कुंवारी मायावती जी के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इससे अल्टीमेटली पार्टी का नुकसान हो रहा था। दोस्तों, अब आते हैं कि आज का तीसरा सवाल कि क्या आकाश आनंद को अब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से या फिर बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी पद से हटाया जा सकता है क्या? देखिए, 15 तारीख को बहन कुंवारी मायावती जी का जन्मदिन था, और तब तक जो अंदर की जानकारी है, अंदर की जो खबर, वो ये है कि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं था आकाश आनंद को लेकर के। लेकिन जब इस तरीके की खबरें मीडिया में फैली तो शायद बहन जी को यह समझ में आया कि आकाश आनंद के इर्द गिर्द एक कोकस बनने लगा है, तो जो लोग आकाश आनंद को घेर रहे हैं उनको एक मैसेज दिया जाए कि सिर्फ आकाश आनंद ही नहीं है, ईशान आनंद भी हैं। यानी कि यह मैसेज सीधे तौर पर, और कल जो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि असली उत्तराधिकारी वही होगा जो मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाएगा, और यह संदेश भी आकाश आनंद से ज्यादा आकाश आनंद के इर्द गिर्द जिन लोगों ने घेरा बना रखा है उनके लिए था कि आकाश आनंद को आप सब कुछ मत समझिए। अगर आकाश आनंद मिशन और मूवमेंट के लिए जमीन पर उतरकर काम नहीं करते हुए नजर आएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं ही। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। और इसके साथ में थोड़ा सा जो मीडिया का नैरेटिव है कि ईशान आनंद दिख गए, आ गए, एक तरफ आकाश एक तरफ ईशान, 15 तारीख को बर्थडे वाले दिन, वो इमेज मीडिया के मगज में छपी हुई है। ऐसे में अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यह बात तो सच है, और यह बात कैडर के लोग भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहन जी का यह ट्वीट करना कि वास्तविक उत्तराधिकारी वही है जो मिशन और मूवमेंट चलाएगा, जो समर्पित रहेगा बहुजन समाज के लिए, और फिर वो तस्वीर अचानक से दिख जाना जिसमें ईशान और आकाश दोनों लोग खड़े हुए हैं। इसका मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भैया उत्तराधिकारी कोई और भी हो सकता है, उसको भी चुना जा सकता है। एक बात और, यह भी जरूरी नहीं है कि उत्तराधिकारी परिवार से ही हो। मान्यवर श्री काशीराम साहब अगर चाहते तो अपने परिवार को वो उत्तराधिकारी किसी भी सदस्य को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। याद कीजिए, वो रैली में सीधे तौर पर उन्होंने बहन जी के नाम का ऐलान किया था, क्योंकि बहन जी संघर्ष की साथी थी, साथ में उन्होंने संघर्ष किया था। और उसके बाद उनके नाम का ऐलान हुआ, और बहन जी ने खुद एक बार कहा, मेरे ख्याल से लखनऊ में रैली थी बहन जी की रमाबाई स्थल पर, और वहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। खैर, परिस्थितियां बदली, राजनीति बदली, बहुजन समाज पार्टी का अवसान हुआ, और उस स्थिति परिस्थिति में शायद बहन जी को लगा हो कि परिवार के व्यक्ति को बना दिया जाए। आकाश आनंद बाहर से पढ़ के लौटे और उनको
19 के चुनाव में उनका पदार्पण होता है उस रैली में, और फिर उसके बाद जो है वो सक्रिय तौर पर काम करने लगते हैं, वो बना दिए जाते हैं उत्तराधिकारी। लेकिन पिछले फैसले अगर देखें, जिस तरीके से राजा राम का नाम चला और उनको फिर से हाशिए पर बहन जी ने धकेला, तो ये मायावती जी की अपनी एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो अपने तरीके से काम करती हैं। और शायद यही वजह है कि आकाश आनंद और उनके करीबियों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अगर बहन जी के परिवार से कोई नहीं होगा तो कौन होगा? और ये जो गुटबाजी हुई जिसमें रामजी गौतम का नाम आता है, तो क्या ये सारा खेल एक गुट ने सिर्फ इसलिए खेला कि अपनी जगह मजबूत की जाए? देखिए, एक बात मैं बता दूं, राजनीति में और संगठन के भीतर अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे आपको खेल खेलने पड़ते हैं, आपको आगे बढ़ना है। इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आगे बढ़ने के लिए आप किसी का गला काटे ही, लेकिन ये राजनीति में देखने को मिलता, हर पार्टी में देखने को मिलता है, संगठन के भीतर देखने को मिलता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था दिल्ली चुनाव में, किस तरीके से भाजपा के लोग ही भाजपा के लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे, वो बहुत करीब से महसूस किया मैंने। तो ये हर जगह है। अब दोस्तों, बवाल यहां से शुरू हुआ कि चूंकि बार बार रामजी गौतम का नाम आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप बहुजन समाज पार्टी में देखें तो बहुत अच्छा रामजी गौतम में और राजा राम में बनती नहीं है, और ये दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के आज की तारीख में बहन जी के करीबियों में शुमार हो चुके हैं। ऐसे में रेस ये भी होगी कि बहन जी की गुड बुक में आते आते वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो कोई भी हो सकता है उत्तराधिकारी, या फिर बहन जी की गुड बुक में आने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। खैर, एक और सवाल यह उठता है कि क्या आकाश को ट्वीट करना भारी पड़ गया? मैंने आपको बताया उसके बारे में। दूसरा, आकाश आनंद का जो तरीका था राजनीति में, एक फायर ब्रांड लीडर वाला था। उन्होंने आते ही भारतीय जनता पार्टी के धज्जियां उड़ानी शुरू की। सबसे पहले उनकी सभा देखिए नगीना में, 24 का लोकसभा चुनाव, चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्त तरीके से उन्होंने खुले मंच से ललकारा, वो तरीका। और सीतापुर की रैली में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी, वो तरीका मायावती जी को पसंद नहीं आया और एक बार उनको पीछे धकेलने की कोशिश भी की। मायावती जी ने उनको अपरिपक्व करार दे दिया राजनीतिक तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि जिनको बहन जी ने भरे चुनाव में अपरिपक्व करार दिया, और उसके बाद 28 जून की मेरे ख्याल से वो बैठक जिसमें फिर से आकाश आनंद की वापसी हो गई, तो सवाल यह है कि जो अपरिपक्व व्यक्ति था उसको 20-25 दिन के भीतर ही परिपक्व कैसे बना जाए, उसका पीछे का कारण क्या था? इसका मतलब यह था कि आकाश आनंद द्वारा दिया गया जो बयान था, वो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने, उत्तराधिकारी पद से हटाने का मुख्य कारण ये नहीं था। इसका कारण भी उस वक्त गुटबाजी भी था। तमाम सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के करीबी हैं वो ये बात स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब जब बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर आकाश आनंद को यह अल्टीमेटम दे दिया है, तो सवाल यह उठता है कि अब मजबूत कौन होगा? क्या बहन जी के इस फैसले से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्या बहन जी के इस फैसले से, इस अल्टीमेटम से, जो बसपा के राइवलरी पार्टियां हैं, जो बसपा की ही तरह की राजनीति करती हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में, क्या उन ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को कोई फायदा मिलेगा इसका? क्योंकि देखिए, यह बात तो सच है, यह बात तो एकदम क्लियर है, जब से ये आकाश आनंद को अल्टीमेटम वाली बात आई, तब से तमाम सारे लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे, बहुत सारे लोग इस फैसले के खिलाफ लिखते हुए नजर आए, और उनमें से तमाम सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनकी प्रोफाइल पर गया, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से 20 से 35 साल, 40 साल के बीच की उम्र के हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो यूथ हैं, और युवा अगर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग आकाश आनंद से अपने आप को कनेक्ट कर चुके थे। उनको आकाश आनंद में एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि बसपा रिवाइव करेगी।
अब वो लोग उससे हतोत्साहित हो रहे हैं। तो क्या बहन कुंवारी मायावती जी का यह फैसला चंद्रशेखर आजाद को फायदा पहुंचाने वाला है? क्या इससे चंद्रशेखर आजाद को अल्टीमेटली फायदा होगा? क्या वो जो यूथ है वो बीएसपी से थोड़ा सा उसका मोह भंग हो सकता है क्या? यह भी चर्चा का विषय एक बना हुआ दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये जो फैसला, इस तरीके के जो फैसले, इस तरीके की जो अल्टीमेटम है वो बहन जी समय समय पर देती रहती हैं। और 27 का जो लोकसभा चुनाव उसमें अभी वक्त है, उससे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव है अक्टूबर नवंबर में इसी साल। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पर होना चाहिए। मेरी जो जानकारी है वो ये कह रहे कि 25 तारीख को, आज 17 तारीख है और 25 तारीख को बिहार पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला बहुजन समाज पार्टी का, और उसमें आकाश आनंद को, जो मेरी जानकारी, इनवाइट भी किया गया। अब ये नहीं पता कि आकाश आनंद जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पूरे इंसिडेंट के बाद। लेकिन अगर ऐसा होता है, आकाश आनंद जाते हैं, चूंकि प्रभारी भी रामजी गौतम हैं, और रामजी गौतम जिस तरीके से शिकायत में उनका नाम चल रहा है कि उन्होंने शिकायत की और अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया, और अशोक सिद्धार्थ सीधे तौर पर अब भाई आकाश आनंद के ससुर है, तो ये तमाम सारे ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का फिर क्या होगा। सबसे बड़ी चुनौती भी हाल फिलहाल में बसपा के सामने यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को एक साथ बिना किसी गुटबाजी के लड़ा जाए, ये पहली चुनौती होगी। और दूसरी चुनौती 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, और उसके पहले आकाश आनंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी 2024 से पहले, बहन कुमारी मायावती जी 2024 से पहले संगठन को रिवाइव कर रही हैं। विश्वनाथ पाल लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं। कभी वो हाथरस होते हैं, कभी वो फिरोजाबाद होते हैं, कभी वो अयोध्या होते हैं, तो वो हर जिले में जाकर के कैडर कैंप कर रहे हैं। बाराबंकी जाते हैं, कभी हर जिले में वो चल रहे हैं। उनको मैंने ये देखा है कि विश्वनाथ पाल कभी मुझे स्थिर नजर नहीं आते। वो संगठन के लिए, कैडर के लिए वो लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो बहन जी के बहुत करीबी हैं। और ये बात बहन जी के कल के ट्वीट से ये बात साबित हो गई कि जो ग्राउंड पर काम करेगा, जो कैडर के लिए काम करेगा, जो मान्यवर साहब काशीराम के सिद्धांतों पर चलेगा, जो मिशन और मूवमेंट के हित में काम करेगा, वही बहुजन समाज पार्टी का असली वारिस होगा, असली समर्थक होगा, असली समर्पित कार्यकर्ता होगा। अब ये देखना होगा कि 27 में बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत से उतरेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और उसमें आकाश आनंद की भूमिका क्या होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी राय दीजिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।